हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब? आनंद में हैं? ठीक है। आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं ये जो है प्रकाश का अपवर्तन, इस चैप्टर का ये दूसरा वाला पार्ट लेकर के। और आज हम लोगों को इसमें इसके अंकित प्रश्नों को देखना है और कुछ और इसके बारीकियों को समझना है। सब बारीक बातों को समझना है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन में आपने पहले वाले पार्ट में कई चीज़ों को देखा, कई चीज़ों को आपने ध्यान से सुना भी होगा और कई चीज़ों को आप समझ भी गए होंगे। चलिए कुछ और बातें जो उसी पार्ट 1 का ही हिस्सा है एक बार पुनः देख लेते हैं। ये माध्यम एक जो विरल माध्यम है, इस माध्यम से कोई प्रकाश का किरण ये आ रहा है। ठीक, ये आ रहा है तो ये इसका वास्तविक मार्ग बन रहा है। ये जो डॉटेड लाइन से आपको दर्शाया गया है ये इसका वास्तविक मार्ग है। ये जिस तरह से आ रहा था ना, इसको ऐसे गुजर जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये विरल से फिर सघन में प्रवेश कर रहा है, एक घने माध्यम में प्रवेश कर रहा है, तो अब इसको थोड़ी सी समस्या होगी, कठिनाई होगी चलने में। और ये जो है अपने वास्तविक मार्ग से, इस मार्ग से विचलित हो जाएगा और अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक, ये जो आपतित किरण से अभिलंब के बीच बना हुआ जो कोण है, आपतन कोण आई, ये है इसका अपवर्तन कोण आर। ऐसी दशा में ये जो आपतन कोण होता है, इसका मान अपवर्तन कोण से ज़्यादा होगा। ये पूरा अगर होता यहाँ से यहाँ तक, तब तो ये आई के बराबर होता। वो होता है ना, इस तरह से अगर दो लाइन बने हो तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। तो एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है। अगर ऐसे ऐसे होता तो ये इस कोण के बराबर हो जाता, लेकिन ये अपने मार्ग से विचलित हो गया है, थोड़ा सा दूर हट गया है, तो इस वजह से इसका मान आई की अपेक्षा कम हो गया। दूसरी स्थिति, जब प्रकाश का किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है। मान लो प्रकाश अभी तक जल में चल रहा था, अब वो वायु में पहुंच रहा है। जब प्रकाश अभी तक जो है कांच में सफर कर रहा था, किसी ठोस कांच के अंदर से गुजर रहा है और आगे फिर उसको जल में प्रवेश करना है, तो कांच सघन है जल की अपेक्षा। तो जब माध्यम एक हमारा सघन हो जाएगा और फिर दूसरे माध्यम में विरल में वह प्रवेश करेगा, तब क्या होता है, ये प्रकाश का किरण आ रहा है, इसको जाना चाहिए अपने इस मार्ग से, ये इसका वास्तविक मार्ग है डॉटेड लाइन से दर्शाया हुआ, लेकिन ये इस मार्ग से नहीं जा करके ये अभिलंब से दूर हटता है। इस स्थिति में यहाँ अभिलंब है, ये वास्तविक मार्ग है, इसको दूर हटना था तो यहाँ से गुजर गया। ठीक, यहाँ इसको अभिलंब की ओर झुकना था, तो ये वास्तविक मार्ग है, ये अभिलंब है, तो यहाँ से गुजर गया। ये होता है। अपवर्तन का जो दूसरा नियम था, आपने पहले वाले वीडियो में देखा था, अपवर्तन का जो दूसरा नियम था वो क्या है कि आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इसका जो अनुपात होता है वह एक नियतांक होता है। उसको हम लोग माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्या होता है? सघन या घनापन या विरलता, दोनों हो सकता है कि कितना गुना सघन है या कितना गुना विरल है, यही होता है अपवर्तनांक। इसको 1n2 से लिखते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, इसको अपवर्तनांक कहते हैं, और अपवर्तनांक को अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नीचे लिख देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अपवर्तनांक, अपवर्तनांक क्या है? यह एक ऐसी राशि है जो किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम की सघनता अथवा विरलता को ये प्रदर्शित करता है, अनुपात दिखाता है। ठीक है, अब इस पर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अगर कोई प्रकाश का किरण इस तरह से आ रहा है, ये सॉरी अभिलंब डॉटेड लाइन से होना चाहिए, ये प्रकाश का किरण आ रहा है और फिर ये ऐसे गुजर जा रहा है। यहाँ पर यह कोण 30 अंश के कोण पर है, आपतन कोण इसका, और ये इसका अपवर्तन कोण कहलाएगा, ये 45 अंश है। आई का मान कितना है जी? 30 अंश, और आर का मान कितना है? 45 अंश। ठीक है, 30 अंश के कोण से आकर के ये दूसरे माध्यम में 45 अंश, अभिलंब से 45 अंश का कोण बनाते हुए निकल जा रहा है। मतलब कि ये सघन से विरल में प्रवेश कर रहा है, तभी इसका मान ज़्यादा हो गया। आर का मान सघन से अगर विरल में आता है तब आर का मान ज़्यादा हो जाता है।
तब इसका आपको बताना है कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक कितना होगा। ठीक है, 1n2 का मान निकालना है। तो 1n2 बराबर हो जाएगा, पहले माध्यम से आपको मिलेगा, पहले माध्यम से आपतन कोण, तो हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर आप लगाएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 1n2 बराबर साइन आई का मान साइन 30 अंश है जी, बटा साइन आर का मान 45 अंश, साइन 30 बटा साइन 45। तो 1n2 बराबर साइन 30 का मान पिछले वाले वीडियो में हमने लिख दिया था ऊपर बोर्ड पर, याद होगा। साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1n2 का मान जो आएगा वो हो जाएगा, अगर इस तरह से कोई बात हो जाती है कि a बटा बी लिखा है, इसके नीचे फिर बटा लगा है, फिर लिखा है c बटा डी, तब ये बन जाता है a बटा बी गुणे, ये ऊपर चला जाएगा, गुणा लग जाएगा, ये d ऊपर c नीचे, इसका पैर ऊपर कर दो, सर नीचे कर दो, हाँ इसको उल्टे खड़ा कर दो, समझ लो शीर्षासन कर रहा है। तो 1n2 बराबर हो गया 1/2 और इंटू ये √2 इसका ऊपर हो जाएगा और अपान में 1। अच्छा, ये जो 2 होता है ना, इसमें 2 √2 होता है, √2 इंटू √2 बराबर होता है 2, √2 का गुणा कितना हो जाता है √4, और √4 मतलब 4 का स्क्वायर रूट, 4 का वर्गमूल 2, ऐसे प्राप्त हो जाता है। तो 2 को हम इन 2 भागों में बांट सकते हैं। तो 1n2 बराबर हो जाएगा 1/√2 गुणे √2 और गुणे √2 बटा 1, 1√2 से 1√2 लूट गया बेचारा, बर्बाद हो गया। तो 1n2 बराबर क्या मिल गया 1/√2, ये ठीक। इस तरीके से, इतनी बात समझ में आई। ऐसे आप, अगर आपको आपतन कोण अपवर्तन कोण दिया हुआ है तो इस तरीके से आप इसके अपवर्तनांक को ज्ञात कर सकते हैं, साइन आई अपन साइन आर। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो जो पहले माध्यम में जो कोण है वो आपतन कोण कहलाएगा, और दूसरे माध्यम में जो अपवर्तित किरण से जो कोण बन रहा है वो अपवर्तन कोण कहलाएगा। और इसी में आपको मान रख देना है, सॉल्व कर लेना है, और आपको साइन के सारे मान बताए गए हैं, याद कर लीजिएगा। और अगर कुछ दूसरा आता है एग्जाम में या आपके बुक में कुछ अलग प्रकार से प्रश्न है तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने भी दिमाग लगा दिया ध्यान से तो आपसे भी सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। इसमें जैसे आप देखिए बराबर के इस ओर और उस ओर में 3 चीज़ें तो हो गई, ये तो अपवर्तनांक हो गया, ये साइन आर साइन आई साइन आर, 3 में से कोई भी एक चीज़ गायब अगर हो जाएगा तो फिर तरीका है कि आप तिरछा गुणा करें और जो एक चीज़ गायब है या जिसका मान निकालना है उसका मान निकाल लें, ऐसे होता है जी। अब इसमें हम लोगों को निकालना था 1n2 का मान नहीं पता था तो साइन आई बटा साइन आर में मान रख दिए और 1n2 का मान मिल गया। बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए इसमें अब एक और चीज़ को देख लीजिए, इस न्यूमेरिकल को आप नोट कर लेना, वीडियो को रोक करके या डाउनलोड कर लीजिए तो आप उसको कई बार फिर आगे पीछे करते रहिए, आपका डाटा भी सेफ रहेगा और आप ढंग से जितना मन करेगा उतना रोकेंगे, जितना मन करेगा उतना आगे करेंगे, इत्मीनान से आप उसको पढ़ सकते हैं और ढंग से अध्ययन करना भी है। चलिए इसी सवाल में 30 और 45 वाले में भी इससे एक बात और क्लियर हो जाएगा। एक प्रकार से किरण आ रहा है, यहाँ पर अभिलंब खींचा हुआ है और फिर ये चला जा रहा है, 30 अंश के कोण पर आ रहा है, 45 अंश के कोण पर ये चला जा रहा है। अच्छा, प्रकाश में एक बात होती है, ये इस तरह से हो रहा है, मतलब कि नीचे वाला माध्यम विरल है और ऊपर वाला माध्यम क्या है, सघन है। ये दूसरा माध्यम, ये पहला माध्यम। इसमें एक बात होती है, इसमें रिवर्जिबिलिटी होती है, उत्क्रमणीयता होती है। अगर हम इस किरण को, जो दूसरा किरण जो हमारा अपवर्तित किरण है, अगर हम अपवर्तित किरण को आपतित किरण मान लें, जो बाद में किरण प्राप्त हो रहा है, अगर हम लोग इसको जो है पहला वाला किरण मान लें कि यही किरण हमारा जा रहा है इस 45 अंश का कोण बनाते हुए, ठीक है, तो ये कहाँ जा रहा है, देखिए ये विरल में था और विरल से पहुंच रहा है अब सघन में। विरल से जब सघन में जाएगा तो क्या होगा, ये इसका वास्तविक मार्ग बनेगा, ये अपने वास्तविक मार्ग से अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अभिलंब की ओर झुक जाएगा तो जो हमारा पहले आपतित किरण था उसी पर हमारा अपवर्तित किरण प्राप्त हो जाएगा। अगर हम अपवर्तित किरण को आपतित किरण बना देंगे
तो जो हमारा आपतित किरण था वह अपवर्तित किरण के रूप में प्राप्त होता है, और इसी को प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत भी कहते हैं, रिवर्जिबिलिटी ऑफ लाइट कहते हैं। अच्छा, ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, तो आप साइन 30/sin45 किए थे। अगर आपको दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, अपवर्तनांक चाहिए पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष 2n1, तब क्या होगा, तब ये जो आपका r है ना, ये i बन जाएगा, तब ये बन जाएगा sin r/sin i, या sin 45/sin30। ये आपका आपतन कोण, अगर इसको आप पहला माध्यम मानेंगे, इसको दूसरा माध्यम, तब आपतन कोण ये होगा और अपवर्तन कोण ये होगा। तो 2n1 का मान आप इसको इस विधि से निकालेंगे 1/√2, और ये हो जाएगा 1/2। तो 2n1 का मान हो जाएगा ये 1/√2, और ये हो जाएगा 2/1। फिर इसमें क्या बचेगा, 2n1 बराबर मिल जाएगा, 1√2 से 1√2 उड़ गया, 1√2 तब भी बचा। पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष क्या होगा जी, √2 होगा, इस तरीके से। तो आपको बहुत ध्यान से एक गिलास ठंडा पानी पी करके और लंबी गहरी सांस लेकर के आपको इस पूरे वीडियो को देखने की ज़रूरत है, और ध्यान से एक एक बात को, कोई बात अगर जो है बाउंस कर गया, सर के ऊपर से गुजर गया, तो वीडियो को फिर से पीछे करिए और दोबारा देखिए, ठीक है। अब हम लोग इस टॉपिक से संबंधित एक और बात को समझते हैं, प्रकाश के वेग को। प्रकाश के वेग को समझते हैं। एक बात पहले वाले वीडियो में बताए थे कि ये जो अपवर्तनांक होता है ना, ये सघनता या विरलता का अनुपात होता है, वेग में कितना कमी हुआ, ये इस बात से भी पता लगता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा कोई पहला माध्यम है, यही है माध्यम 1n2, तो 1n2 ये बराबर होता है v1/v2 के, v1/v2 के। पहले माध्यम में कितना वेग था, उस वेग को दूसरे माध्यम के वेग से भाग कर दीजिए, तो वो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहलाएगा, 1n2 कहलाएगा। पहले अगर इसका वेग v1 है और बाद में फिर वेग v2 है, तो v1 और v2 का जो अनुपात होगा वही अपवर्तनांक होता है। तो 1n2 बराबर क्या होता है जी, v1/v2। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है अगर पहले माध्यम के सापेक्ष, तो ये v1/v2 हो जाएगा। जब एक बात आपको पता है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना होता है, 4/3। 4/3 तो होता है। और वायु में प्रकाश का वेग, वायु में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक, ये है। तो बताओ जल में प्रकाश का वेग क्या होगा, जल में वेग क्या होगा, ये आपको बताना है कि जल में वेग क्या होगा, ठीक। तो हमारा ये पहला माध्यम, ये ऊपर हमने बना लिया वायु, ये पहला माध्यम हमारा हो गया वायु, और ये प्रकाश का किरण आ रहा है, ये नीचे पूरा जल भरा हुआ है, ये पूरा ये सब क्या है, ये पानी भरा हुआ है, जल में प्रवेश कर रहा है, ठीक। तो ये अभिलंब की ओर, अपने वास्तविक मार्ग से अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ये ऐसे गुजर जाएगा। यहाँ पर इसका वेग था, यहाँ पर इसका वेग था 3 × 10⁸। यहाँ पर क्या है भगवान जाने, v2, वो अभी हम लोगों को निकालना है। अच्छा, अपवर्तनांक हमको पता है, जल का अपवर्तनांक पता है वायु के सापेक्ष, तो 1n2 बराबर हो गया, या इसको कह दीजिए nw, ये nw मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक, ए से एयर, w से वाटर, ए nw बराबर हो गया 4/3। आप जानते हैं कि ये nw बराबर हो जाएगा va/vw होगा, देखो यहाँ से
1 की जगह क्या है ये, और 2 की जगह क्या है W, तो यहाँ 1 की जगह हो गया A और 2 की जगह W, तो VA/BW, A एंड W का मान 4/3 है, VA का मान 3 × 10⁸, VW का मान पता नहीं सर, तो भगवान जाने, अभी तो कुछ क्लियर ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए क्लियर किया जाए। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × BW इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको 3 × 3 = 9 × 10⁸। अब VW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 नीचे चला आएगा तो 9 × 10⁸/4। ठीक, तो VW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 4 से इस 9 को भाग करेंगे अगर हम लोग, 4 से 9 को, तो आप भाग करके देख लीजिए 2.25 आएगा × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये हो जाएगा जल में वेग। जो अभी तक 3 था वो 2.25 बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आप किसी भी माध्यम में आप निकाल सकते हैं किस माध्यम में वेग कितना होगा। अच्छा सुनो, एक बात और आप सभी को बता दें, इसको नोट कर लीजिए। ये वाला चित्र इरेज करते हैं, यही बता देते हैं, इतने में हो जाएगा जी। देखिए, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अगर हमको अपवर्तनांक निकालना है, 1n2 का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा sin I/sin r, हो जाएगा sin I/sin r। अगर हमको दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है तो I के रूप में क्या प्राप्त होगा हमें, अगर इसके सापेक्ष इसका निकालना है तो यहाँ पर कोण क्या बन रहा है, r। अच्छा, अगर 2n1 का मान निकालना है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, या पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष, तो हो जाएगा sin r/sin I। ये तब I का काम करेगा, ये r का काम करेगा। ठीक, ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, समीकरण नंबर सेकंड हो गया। समीकरण 1 और 2 का अगर हम लोग गुणा करवा दें, समीकरण 1 तथा 2 का गुणा करने पर तो क्या मिलेगा जी, समीकरण 1 और 2 का गुणा करवाएंगे तो इस LHS का LHS से गुणा होगा, यानी कि बाएं पक्ष का बाएं पक्ष से गुणा, दाहिने पक्ष का दाहिने पक्ष से गुणा, तो 1n2 इंटू, अब लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट का समीकरण सेकंड से गुणा करने पर, ठीक, 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू sin I/sin r और गुणे sin r/sin I। ठीक, अब जिसमें देखो sin I से sin I लूट गया, sin r से sin r लूट गया, क्या मिलेगा 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक गुणे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर हो जाता है 1। मतलब ये भैया, मतलब ये कि अगर आपको वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पता है और जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, इन दोनों का अगर आप गुणा करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, इस सूत्र में रख करके आप निकाल सकते हैं। जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लो, यदि ये NW, ये NG मान लेते हैं जी, ये NG मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, कांच का अपवर्तनांक, G से होता है ग्लास, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष 3/2 है, तो आपको बताना है वायु का अपवर्तनांक बताना है कांच के सापेक्ष, यानी ये बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, जी यानी ए के मान बताना है। तो आप जानते हैं कि 1n2 इंटू 2n1 का मान होता है 1, आगे पीछे कर देने से, गुणा करने से 1 हो जाता है, तो इसमें भी तो आगे पीछे हो जा रहा है, तो गुणा कर देने पर ये भी 1 हो जाएगा। तो ये NG इंटू GNA इज इक्वल टू 1 होता है, ये NG का मान 3/2 गुणे GNA बराबर 1। अब आप GNA का मान अगर आप निकालेंगे तो 3/2 नीचे चला आएगा, तो GNA बराबर हो जाएगा 1/3/2, इसका 2 ऊपर जाएगा, तो GNA बराबर 2/3। ये आपका आंसर।
थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। अगर देखने में दिक्कत है तो अपने आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। और इस चैप्टर में जितना भी न्यूमेरिकल दिया है पूरा न्यूमेरिकल एकदम धुआंधार प्रैक्टिस कर लीजिए। और अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, कोई न्यूमेरिकल परेशान कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है, बस ध्यान से पढ़ना है। ठीक, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। इस समय में आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें और सबको खुश रखने का प्रयास करें। कुछ ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे को तकलीफ हो, और जीवों पर दया कीजिए। ठीक, धन्यवाद।